एनिमल टिश्यू में अब शुरू करना चाहिए हमें एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कल मैंने चारों टिश्यू को आपको समझाया था जो एनिमल में मिलते हैं। तो चार तरह के टिश्यू में पहला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, और ये हमेशा आउटर मोस्ट लाइनिंग बनाता है किसी भी ऑर्गन की। आउटर मोस्ट लाइनिंग बनाता है, ऑर्गन की बनाएगा, बॉडी की बनाएगा। और इसकी खासियत मैंने बताई कि इसकी सेल जो होगी उसकी एक सरफेस ओपन होगी, मतलब वो किसी दूसरी सेल से जुड़ी हुई नहीं पाई जाएगी। ये इसकी बहुत इम्पोर्टेंट खासियत है। वन साइड इज फ्री सरफेस, वन साइड इज फ्री सरफेस। एक फ्री सरफेस जरूर होगा अगर वो एपिथेलियल टिश्यू है तो। ठीक है, तो अब मैं एक आपको मेरे हिसाब से समझाने का कोशिश करता हूँ। सपोज ये एक ऑर्गन है, मैंने इस ऑर्गन को ऐसे बना दिया। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं इसी में आपको पूरा एपिथेलियल समझाने की कोशिश करूँ। यहाँ पे कई सारे, ये बहुत सारी अलग अलग सेल 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 सेल, कोई ऑर्गन है उसमें कुछ और भी टिश्यू होंगे। हमको अभी केवल एपिथेलियल टिश्यू पे ध्यान लगाना है। तो ये मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गन है। ठीक है, अब इस ऑर्गन की आउटर मोस्ट लाइनिंग, मतलब वो सेल कहाँ होंगी, यहाँ पर सेल होंगी। ये जो सेल होंगी ये आउटर मोस्ट लाइनिंग बनाएंगी उस ऑर्गन की। तो ये जो सेल हैं वो कहलाएंगी एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब इनकी आप देखेंगे तो ये वाली जो सरफेस है वो ओपन है, जो किसी दूसरी और सेल से नहीं जुड़ी। एक तो ये सेल ऐसी हो सकती है जैसे मैंने जस्ट अभी बनाई है, या फिर ये जो इनका शेप है सेल का वो कुछ इस तरह से हो सकता है। मान लीजिए क्यूब के जैसा शेप हो सकता है, इस तरह से सेल हो सकती है क्यूब के जैसे। क्यूब समझते, आइस क्यूब होते हैं, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। अगर ये क्यूब जैसी शेप है तो ये भी तो एपिथेलियल टिश्यू है, क्योंकि इसकी भी तो आउटर मोस्ट लाइनिंग कैसी है, वन साइड इज ओपन, ये वाली साइड ओपन है। कई बार हमको ऐसा भी देखने को मिलता है कि सेल की शेप जो होती है वो इस तरह से हो जाती है, इस तरह से हो जाती है। ये भी तो आउटर मोस्ट लाइनिंग बना रही हैं, इनकी एक साइड ओपन है, ये वाली शेप भी हो सकती है। ठीक है, और इनमें न्यूक्लियस कहाँ होगा, यहाँ होगा न्यूक्लियस, बॉटम में होगा। अगर ये शेप है तो न्यूक्लियस बॉटम में होगा, इनका न्यूक्लियस यहाँ होगा बीच में। ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, इनका न्यूक्लियस यहाँ होगा। तो कुल मिला के ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, अगर मैं शेप ऑफ सेल की बात करूं कि एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल है उसका शेप कैसा है, तो वो तीन तरह का शेप हो सकता है, थ्री टाइप का। ये जो फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया ये वाला, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो शेप है वो फ्लैट सेल है। फ्लैट सेल, फ्लैट मतलब ऐसे लग रहा है किसी ने उसको ऐसे चपटा कर दिया, हाँ, उसको ऐसे किसी ने पिचका दिया सेल को। तो ये एक शेप हो सकती है फ्लैट सेल। दूसरी जो शेप है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं क्यूब शेप। ये क्या है, क्यूब शेप में सेल मौजूद हैं। एक क्यूब कैसा होता है, थ्री डायमेंशनल होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है सेल में। ये एक स्क्वायर शेप नहीं है, स्क्वायर नहीं है, बल्कि ये कैसा है, इस तरह का एक क्यूब जैसी सेल है। मान लीजिए इस तरह की एक सेल है, हाँ, इसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म भरा है, इस तरह से सेल है। तो एक क्यूब जैसी शेप है। और तीसरी शेप कौन सी हो सकती है, जो यहाँ पर है, ऐसे लग रहा है कि कोई पिलर खड़े हैं किसी मकान के, ऐसे ये पिलर के जैसे अलग अलग पिलर जैसी शेप आपको दिख रही है। तो इसको हम बोलते हैं पिलर लाइक शेप, पिलर लाइक शेप। और तीनों की
एक सरफेस ओपन है जो किसी और चीज़ से अटैच नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप एपिथेलियल टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। 3 टाइप में हम इसको बांट सकते हैं। अगर एपिथेलियल टिश्यू की शेप फ्लैट है तो इसको हम बोलते हैं, फ्लैट शेप वाले को बोलते स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसको क्या नाम देंगे हम? इसको देंगे, अगर फ्लैट शेप है तो स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू नाम दे दिया। है तो एपिथेलियल लेकिन शेप उसकी फ्लैट है इसलिए स्क्वैमस नाम दे दिया। अगर क्यूब जैसी सेल ने एपिथेलियम बनाया है तो इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। ठीक है। अगर ये पिलर के जैसी हैं, पिलर को हम क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम मतलब पिलर। अगर इस टाइप की शेप की सेल एपिथेलियम बना रही है तो इसको हम बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, कोलमनर, कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो 3 तरह का टिश्यू हो गया। अब बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए एपिथेलियल टिश्यू, एक तो होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और एक होता है कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, 1, 2 और 3। मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी बुक थोड़ा फॉलो मत करो, आपको बुक ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो शेप कैसी है इसके आधार पर ही एपिथेलियल टिश्यू को हमने 3 टाइप में बांट दिया। अगर ये जो लेयर है, अगर ये सिंगल सेल थिकनेस वाली है, जैसे कि यहाँ पर केवल एक लेयर है, अगर मान लीजिए ये आपकी इसी तरह की स्क्वैमस टिश्यू है लेकिन ये मल्टी लेयर हो गया। मल्टी लेयर बोले तो इसके अंदर और ऐसी सेल मौजूद हैं, ये इसकी थिकनेस काफ़ी मोटी हो गई। ठीक है, और मान लीजिए इस तरह से, तो ये आपका फ्लैट सेल से बना स्क्वैमस टिश्यू तो है लेकिन अब ये आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाएगा। इसको हम स्ट्रेटिफाइड, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बोल सकते हैं इसको। या तो आप स्ट्रेटिफाइड लिख दीजिए, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। स्क्वैमस क्यों बोला? क्योंकि फ्लैट सेल है। एपिथेलियल टिश्यू इसको बोल सकते हैं, या इसको सिंपल भाषा में, अगर हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम याद ना रखें और अगर ये मल्टी लेयर थिकनेस में अगर पाई जा रही है तो फिर हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। और अगर ये सिंगल लेयर में, देखिए यहाँ पर एक सिंगल लेयर है, यहाँ पर एक सिंगल लेयर है, यहाँ पर भी एक ही सेल की थिकनेस है, ये जो तीनों यहाँ पे मैंने आपको बताए इनको हम कह सकते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो आखिर एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर है, जो एक शीट जैसी बन रही है, जो एक कवर जैसा बन रहा है, आउटर मोस्ट जो एक लाइनिंग बन रहा है, अगर वो लाइनिंग बनाने में सेल सिंगल लेयर वाली हैं तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगा, और अगर वो मल्टी लेयर में हो चुकी हैं तो वो कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगा। इज दैट क्लियर? और 3 तरह का होगा। ज़्यादातर यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू में जब हम देखते हैं ये मल्टी लेयर वाली कंडीशन, तो वो फ्लैट सेल ही होती हैं, वो हमेशा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू ही होता है। इस तरह से काफ़ी थिक एक लेयर हो गई और बाद में ऑर्गन शुरू होता है।
तो एक प्रोटेक्टिव इन्वलप का काम करता है। इतना मोटा एक लेयर, एक एपिथेलियल टिश्यू, तो ये काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के जिस ऑर्गन में भी ये पाई जाएगी। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो अब हम जाते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर ऑर्गन की आउटर मोस्ट सेल इस तरह की फ्लैट सेल से बनी है तो और क्या खासियत है इन सेल के बीच में? ये एक आउटर मोस्ट लाइनिंग बना रही है। मान लीजिए ये कोई एक ऑर्गन है, उसकी आउटर मोस्ट लाइनिंग बना रही है। चूँकि फ्लैट सेल है, न्यूक्लियस मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है, लिविंग सेल है। इन सेल के बीच में अगर हम देखें तो काफ़ी एक दूसरे से कनेक्टेड पाई जाती है। बिटवीन द सेल कोई स्पेस नहीं होता, इसीलिए अंदर की चीज़ बाहर नहीं जा सकती और बाहर की चीज़ अंदर नहीं आ सकती। जनरली ये काफ़ी क्लोज अटैचमेंट इनके अंदर पाया जाता है एपिथेलियल सेल के अंदर। अगर ये सिंगल सेल थिकनेस वाली है तो डिफ्यूजन हो सकता है बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, चूँकि इसकी थिकनेस बहुत कम है, बहुत बारीक पतली सिंगल सेल लेयर है, इसलिए डिफ्यूजन में आसानी होगी अगर इस टाइप का टिश्यू है तो। लेकिन अगर मान लीजिए ये ही इस तरह का, मान लीजिए आपका मल्टी सेलुलर है, बहुत इसमें इस तरह का मान लीजिए बन गया, थिकनेस बहुत ज़्यादा है इसी तरह के टिश्यू की, तो अब इसमें डिफ्यूजन होना आसान नहीं होगा। अब इसमें डिफ्यूजन नहीं होता, कोई भी चीज़ आर पार नहीं जा पाएगी इसके। हाँ, मान लीजिए ये इस तरह का एक लेयर बना है ऑर्गन के अंदर, बाकी की सेल यहाँ है, तो अब इसमें डिफ्यूजन के चांस तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, कोई चीज़ जा ही नहीं पाएगी क्योंकि ये काफ़ी थिक लेयर हो गई। जब ये सिंगल लेयर थी तो ये डिफ्यूजन में हेल्प कर रही थी, जब ये मल्टी लेयर हो गया तो इसका काम हो गया प्रोटेक्शन करना, कोई भी चीज़ को बाहर से अंदर जाने से रोकना और अंदर की चीज़ को बाहर जाने से रोकना, सुरक्षा करता है हमारे बॉडी की। ठीक है, तो ऐसा टिश्यू जो सिंपल स्क्वेमस है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? सिंपल स्क्वेमस कह सकता हूँ। स्क्वेमस क्यों बोला? क्योंकि फ्लैट सेल है। इसको क्या बोल सकता हूँ? या तो मैं कॉम्प्लेक्स स्क्वेमस टिश्यू बोलूँ या फिर इसको स्ट्रेटिफाइड कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोल सकता हूँ। ठीक है तो ये भी स्क्वेमस, कॉम्प्लेक्स स्क्वेमस बोल सकता हूँ, कुछ भी आप बोलिए, आपको कंसेप्ट बस क्लियर होना है। अब ये इस तरह के टिश्यू हमारी बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं, ये हमको थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए। तो चलो देखते हैं डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है। ऐसा हमारा लंग्स की एल्वियोलाई में, जो लंग्स की एल्वियोलाई होती है इस तरह की, जिसमें हवा आती है बाहर से अंदर, तो यहाँ पर जो ये लेयर है वो इसी टाइप के टिश्यू से मिलके बनी है, ये वाली, क्योंकि इसको डिफ्यूजन करना होता है। और जो ब्लड कैपिलरीज का पाइप जा रहा है इसमें, यहाँ से जो ब्लड का जाएगा, तो ब्लड का जो पाइप है वो भी इस तरह का सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से ही बना होगा, तभी तो ये डिफ्यूज होके इसमें और ये डिफ्यूज होके इसमें गैस एक्सचेंज हो पाएंगी। तो एग्जाम्पल हो गया जो मेम्ब्रेन है लंग्स एल्वियोलाई की, वहाँ पर ये सिंपल स्क्वेमस पाया जाएगा। मैं सीधा लिख सकता हूँ सैक ऑफ लंग्स, और मैं लिख सकता हूँ ब्लड कैपिलरी। ध्यान देना, ब्लड कैपिलरी में वो पतले पतले पाइप होंगे जो डिफ्यूजन करते हैं, आर्टरी और वेन नहीं होंगे, क्योंकि आर्टरी और वेन की दीवार तो काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है, वहाँ डिफ्यूजन नहीं होता। और ये जो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, ये मिलता है हमारे स्किन में। आप देखिए आपकी बॉडी में जो स्किन है, मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, तो ये जो एक लेयर है आउटर मोस्ट, ये काफ़ी थिक होना चाहिए, काफ़ी मोटा होना चाहिए, मल्टी लेयर होना चाहिए, तभी तो बाहर का जो स्ट्रेस आएगा वो आपके बॉडी के अंदर नहीं आएगा और अंदर बॉडी का जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं जा पाएगा, आपकी बॉडी का प्रोटेक्शन करेगा, बहुत सारे इन्फेक्शन से आपको बचाएगा, सनलाइट से बचाएगा, हीट से बचाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक मजबूती देने वाला एक लेयर होता है, मल्टी लेयर होता है, स्ट्रेटिफाइड हम इसको बोलते हैं।
तो ये आपका प्रोटेक्शन, इसका एग्जाम्पल होगा स्किन में। ठीक है, तो चलो ये कहानी हमारी ख़त्म हो गई कि स्क्वेमस टिश्यू। स्क्वेमस टिश्यू का काम अगर वो सिंगल लेयर में है तो डिफ्यूजन करना है, अगर मल्टी लेयर में है तो प्रोटेक्शन करना उसका फंक्शन होता है। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह की क्यूब जैसी सेल अगर मान लीजिए एपिथेलियल टिश्यू बना रही है, ये क्यूब जैसी है, ठीक है, इस तरह से, और इधर मान लीजिए आपका कोई ऑर्गन है, हमको नहीं पता क्या है इधर, हाँ ये ऑर्गन है, तो ये क्यूब जैसी सेल, इनका ये सरफेस ओपन है, तो ये इस सरफेस पर इनका मेन काम है कि यहाँ से ये कुछ भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, ये क्यूबॉइडल सेल, और कोई भी चीज़ ये सीक्रेट भी कर सकती है, इनके अंदर कोई केमिकल बनेगा तो उसको बाहर भी निकाल सकती है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका। इनका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, ये किस टाइप के टिश्यू का फंक्शन है? क्यूबॉइडल टिश्यू का। मतलब इनकी जो ओपन सरफेस होती है उस सरफेस पर ये लगातार कुछ ना कुछ चिपचिपा सा रिलीज करते रहते हैं, ये सीक्रेशन इनका फंक्शन होता है। और मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जा रहा है, यहाँ पर क्या है, फूड जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सेल है इस तरह से क्यूब जैसी शेप, तो ये एब्जॉर्प्शन में भी मदद करेंगी, यहाँ से फूड को एब्जॉर्ब कर पाएंगी, हाँ, और साथ ही साथ ये क्या है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी सीक्रेट कर पाएंगी, कुछ म्यूकस निकाल पाएंगी, म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो हमारा फूड पाइप है, मैं बोल सकता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटरनल साइड है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल साइड है, वहाँ पर इस तरह की सेल की लेयर पाई जाती है। इंटरनल साइड में लगातार म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते रहते हैं, फूड का एब्जॉर्प्शन होता रहता है, क्योंकि क्यूबॉइडल शेप का जो ये शेप की सेल हैं, इनका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन करना, साथ ही साथ सीक्रेशन करना। कुछ चीज़ों को ये एब्जॉर्ब करती हैं, कुछ चीज़ों को ये अपनी तरफ से रिलीज करती रहती है। ठीक है, तो इस टाइप की क्यूबॉइडल सेल कई बार अकेली पाई जाती हैं, कई बार एक ग्रुप में फोल्डिंग कर लेती हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी स्किन है, अब स्किन में मान लीजिए ये आपका मल्टी लेयर इस टाइप का टिश्यू है, ठीक है, और बीच में एक मान लीजिए क्यूबॉइडल शेप की सेल आ गई, और फिर बाद में आपका ये मल्टी लेयर है, ये स्किन है, तो ये एक क्यूबॉइडल सेल है जो अकेली रहती है, और ये यहाँ पर कुछ ना कुछ चिपचिपा सा निकालेगी, ये बाहर कुछ निकालेगी। जैसे आपकी स्किन के ऊपर ऑयल सीक्रेशन करने वाली, ऑयल निकलता है आपकी स्किन पे, ऑयल सीक्रेशन करने वाली सेल होती है, वो इसी तरह की होती हैं, हाँ, सेबेसियस सेल बोलते हैं। और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मान लीजिए नॉर्मल इस तरह की है, कुछ अकेली सेल होती हैं और वो यहाँ पर म्यूकस रिलीज करती हैं, म्यूकस। क्यूबॉइडल का काम क्या है, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो म्यूकस सीक्रेट करने वाली इन सेल को गॉबलेट सेल भी कहते हैं। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग का तब आपको समझ में आएगा। गॉबलेट सेल का काम है म्यूकस सीक्रेट करना। ये इस तरह से अकेली सेल भी पाई जा सकती है, और कई बार क्यूबॉइडल सेल क्या करती है, जैसे मान लीजिए इस तरह की क्यूब सेल ये है, ये मान लीजिए क्यूब जैसी शेप है, ठीक है, और ये क्या करती है, इस तरह से एक बीच में इनर फोल्डिंग कर लेती है। फोल्डिंग बोले तो ये इस तरह से ये फोल्डिंग करके ऐसे बन जाती है। कैसे बनी अभी समझ में आएगा। देखो इस तरह की ये क्यूब जैसी शेप की सेल है, ये क्यूब क्यूब क्यूब, इन्होंने क्या किया, फोल्डिंग कर लिया। हाँ, ये मैं थोड़ा सा जल्दी बना देता हूँ। क्यूब जैसी शेप की ये सेल है। अब ये फोल्डिंग होने से क्या हो गया कि ये इस सरफेस से जो कुछ भी चिपचिपा सा फ्लूइड निकालेंगी, इधर से जो कुछ भी निकालेंगी वो यहाँ पर इकट्ठा होता जाएगा इस थैले में, ये इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा,
और जब जरूरत पड़ेगी तो इस सीक्रेशन को ये कहीं पर भी रिलीज करते रहते हैं। एक्चुअल में ये फोल्ड हो गया, पहले वो मान लीजिए इस तरह का सीधा सीधा था, अब वो फोल्ड होके इस तरह का बन गया। हाँ, तो ये आपके एक तरह से ग्लैंड बन गई जिसमें सीक्रेशन मौजूद है। इसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। इसको क्या नाम दे दिया अब? ग्लैंडुलर टिश्यू। लेकिन वाकई में ग्लैंड के अंदर जो सीक्रेशन करने वाली सेल हैं वो क्यूबॉइडल सेल ही होती हैं। ध्यान देना, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा ही बनाई जाती हैं। और इनके सीक्रेशन को या तो कोई एक नली के माध्यम से एक पर्टिकुलर जगह पर ड्रॉप कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है ये आपके पेंक्रियाज बन गई, तो ये नली पेंक्रियाज से सीक्रेशन को लेके जाएगी और स्मॉल इंटेस्टाइन में डालेगी। या फिर ये मान लीजिए सैलाइवरी ग्लैंड है, तो सैलाइवा बन गया और वो सैलाइवा आपके माउथ कैविटी में जाएगा। अगर किसी ग्लैंड के सीक्रेशन को ले जाने के लिए इस टाइप के पाइप या नली पाई जाती हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर सीक्रेशन को रिलीज करेंगी, इनको बोलते हैं डक्ट। डक्ट मतलब नली। अगर किसी ग्लैंड के सीक्रेशन को रिलीज करने के लिए डक्ट पाई जाती हैं तो ऐसी ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब इनके पास डक्ट मौजूद होती है। और ये जनरली इसके अंदर जो भी सीक्रेशन है वो क्या क्या है? सैलाइवा हो सकता है, वो एंजाइम हो सकता है, वो बाइल जूस हो सकता है। ऐसी बहुत सारी ग्लैंड हैं जो एक्सोक्राइन के रूप में काम करती हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसी ग्लैंड को जिनके पास डक्ट होती है और उस नली के माध्यम से उसका सीक्रेशन केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रिलीज होगा, ऐसी ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और कई बार क्या होता है कि ग्लैंड तो बन गई, क्यूबॉइडल ने ग्लैंड बना ली, लेकिन उसके पास कोई पाइप नहीं होता। पाइप नहीं है, बस केवल ये ग्लैंड है। और यहाँ पर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ये मान लीजिए ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो ये अपने सीक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर देती है डिफ्यूजन करके, विदाउट डक्ट। क्योंकि ये ग्लैंड ऐसी हैं जिनके पास डक्ट नहीं है, विदाउट डक्ट है, और इनका सीक्रेशन डायरेक्टली कहाँ रिलीज होता है? डायरेक्टली रिलीज्ड इन ब्लड, सीधा ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। तो ऐसी ग्लैंड को हम बोलते हैं। अब ब्लड तो उसको पूरी बॉडी में लेके जाएगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे तो लेके नहीं जाएगा, वो तो पूरा बॉडी में घूमेगा। तो वो जो कोई भी इसने जो ब्लड में रिलीज किया उस केमिकल को हम बोलते हैं हार्मोन। उस केमिकल को क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। और इन ग्लैंड को जो बिना डक्ट की हैं, जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं, इन डक्ट को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि क्यूबॉइडल जो टिश्यू होता है, क्यूबॉइडल टिश्यू जो होता है वो आउटर लेयर तो बनाता ही बनाता है, एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन करता है जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर करता है, लेकिन कई बार वो फोल्डिंग करके, फोल्ड बनाकर ग्लैंड का डेवलपमेंट भी करता है। और ये ग्लैंड दो तरह की हो गई, एक हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड और एक हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन होती हैं वो विदाउट डक्ट होती हैं, कोई नली नहीं होती इनके पास, लेकिन इनके पास डक्ट होती है एक्सोक्राइन के पास। इसमें सैलाइवा हो सकता है, इसमें बाइल जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकते हैं, और पेंक्रियाटिक जूस हो सकता है। बहुत सारे अलग अलग चीज़ को एक नली के माध्यम से एक पर्टिकुलर जगह पर रिलीज करती हैं ये ग्लैंड। जबकि विदाउट डक्ट वाली जो एंडोक्राइन है, ये जो केमिकल निकालती हैं उसको हम हार्मोन बोलते हैं, केवल हार्मोन रिलीज करती हैं, और वो भी सीधा ब्लड में डिफ्यूज होता है, किसी पर्टिकुलर जगह पर रिलीज नहीं होता।
ब्लड इसको पूरी बॉडी में मूव कराएगा, जबकि ये केवल एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही पहुंच पाता है, बॉडी में मूव नहीं करता है। तो दो तरह की ग्लैंड होती हैं हमारी बॉडी में, जिनको क्यूबॉइडल टिश्यू बनाता है फोल्डिंग करने के बाद। आई थिंक आपको क्यूबॉइडल टिश्यू की कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्यूबॉइडल जब ग्लैंड बनाता है तो उसी को हम ग्लैंडुलर टिश्यू बोल देते हैं, ग्लैंड बनाने वाला टिश्यू बोल देते हैं। अब तीसरी टाइप की सेल की हम बात करें, अगर वो पिलर के जैसी शेप की सेल है, जैसे ये वाली जो है, ये पिलर के जैसी शेप है, इनके बॉटम साइड में जो पीछे की साइड है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, ऊपर नहीं होता है। और इस सरफेस से भी ये एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन दोनों करती हैं। ये भी थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन करने का काम करती है, लेकिन क्यूबॉइडल का मेन काम है एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन करना। लेकिन ये भी होती हैं, और ये कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पे होती है, थोड़ा रिजिड होती है, मजबूत होती है। ठीक है, तो ये जब होती हैं आपके कोलमनर एपिथेलियम, खास तौर पे अगर हम इनकी बात करें तो ये किडनी के अंदर देखने को मिल सकती है। कई बार ये विलाई, माइक्रोविलाई इस तरह की बनाती हैं, जो आपने क्लास 10th में नेफ्रॉन का डायग्राम देखा होगा। हालांकि वहाँ तो क्यूबॉइडल होती है, नेफ्रॉन में तो पीसीटी में, लेकिन क्यूबॉइडल सेल होती है किडनी की पीसीटी में। इस तरह से आपने क्लास 10th में जो पढ़ा होगा ये एक डायग्राम, तो यहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इंटरनल साइड में, वहाँ क्यूबॉइडल सेल होती है। और ये वाली सेल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है। इंटेस्टाइन जो होता है इस तरह से, इसमें मान लीजिए फूड जा रहा है, तो वहाँ पर भी ये पाई जाती है इंटेस्टाइन। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ये जो क्यूबॉइडल है वो जो आपने किडनी है वहाँ पे मिलेगी, और कोलमनर टिश्यू है वो हमारे इंटेस्टाइन में मिलेंगी। थोड़ा सा एक बार बुक आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा लोकेशन के बारे में। मेन जो कंसेप्ट है, थीम है, वो मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। तो ये क्यूबॉइडल के बाद ये कोलमनर टिश्यू था। कोलमनर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। और कई बार ये जो कोलमनर टिश्यू है, मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेम बना देता हूँ, ये कोलमनर टिश्यू है, इसकी ओपन सरफेस पर कई बार छोटे छोटे सीलिया जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये बाल जैसे, छोटे छोटे बाल जैसे सीलिया पाई जाती है। जैसे आपने पैरामीशियम देखा होगा, पैरामीशियम के अंदर ये होता है ना, पैरामीशियम में बाल सीलिया, मैंने आपको सीलिएटेड समझाया था प्रोटिस्टा के अंदर। तो सीलिया जैसी स्ट्रक्चर अगर कोलमनर टिश्यू की ओपन सरफेस पे सीलिया पाए जाते हैं, तो फिर इसको हम बोलते हैं सीलिएटेड कोलमनर टिश्यू। सीलिएटेड कोलमनर टिश्यू। तो सीलिएटेड कोलमनर टिश्यू होने से क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर इधर कोई म्यूकस है या कोई पार्टिकल है, तो सीलिया इसको पुश करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में धकेल सकते हैं। हाँ, तो सीलिया का मेन फंक्शन है किसी भी पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करना। ये बाल हिलते रहेंगे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। और ऐसा सीलिएटेड कोलमनर टिश्यू पाया जाता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर और फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब में एग सेल मूव करती है फीमेल के अंदर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी ये पाया जाता है। रेस्पिरेशन में कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह अंदर आता है या म्यूकस आता है, तो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करके बाहर निकालने का काम कर दिया जाता है। तो ये भी कोलमनर जो टिश्यू है सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन करता ही करता है, लेकिन कई बार इसके पास सीलिया होते हैं जो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करने के काम आता है। ठीक है, तो चाहे टिश्यू कोई भी हो, स्क्वेमस वाला हो या क्यूबॉइडल वाला हो या कोलमनर वाला हो, दो नेबरिंग सेल के बीच में ये जो आपके टिश्यू होते हैं, इन दो नेबरिंग सेल के बीच में या फिर जो बाकी की अदर सेल हैं, इनके बीच में आखिर अटैचमेंट कैसा होता है, इनके बीच में जो ये आपस में जुड़ी हैं, चिपकी हैं, ये जो जॉइंट बना है ये किस टाइप का होता है, इनको बोलते हैं जंक्शन।
जंक्शन मतलब दो चीज के जुड़ने की जगह। दो सेल जब आपस में जुड़ रही हैं तो इनके बीच का जो जंक्शन है, जो जॉइंट है, वो कैसा होता है? आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये 3 तरह का होता है। 3 टाइप के जंक्शन पाए जाते हैं एपिथेलियल टिश्यूज की सेल के बीच में। एक होता है टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन बोलते हैं एक को। दूसरा जंक्शन होता है उसको एडरिंग जंक्शन बोलते हैं, एडरिंग जंक्शन। और जो तीसरे टाइप का होता है उसे हम बोलते हैं गैप जंक्शन, गैप जंक्शन। तो देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर दो नेबरिंग सेल के बीच में बिल्कुल भी स्पेस ना हो, एकदम टाइट जंक्शन, अगर ये दोनों एक कॉमन इस तरह से जुड़ी हैं कि कोई भी चीज़ इनके बीच में होके आर पार नहीं हो सकती, अगर इस टाइप का कोई रिलेशन है तो ये आपका कहलाएगा टाइट जंक्शन। बहुत टाइट सिक्योरिटी कर रखी है, पूरा कोई स्पेस नहीं है कहीं से भी और कोई कनेक्शन नहीं बना हुआ है, एकदम पैक ये दो नेबरिंग सेल है, इसको बोलते हैं टाइट जंक्शन। एडरिंग जंक्शन में क्या होता है? एडरिंग जंक्शन में एक सेल जो है इसके यहाँ पर कुछ बीच में सीमेंटिंग मटेरियल है, कुछ चिपकाने वाला केमिकल होता है और उस केमिकल के बाद फिर दूसरी सेल इससे जुड़ी हुई होती है। तो ये केमिकल जो है इसको हालांकि एयर टाइट बनाता है, कोई भी मॉलिक्यूल को मूव नहीं करने देता, लेकिन फिर भी कुछ सीमेंटिंग मटेरियल बीच में देखने को मिलता है जो इन दोनों सेल को आपस में चिपकाता है। तो ये आपका एडरिंग जंक्शन कहलाएगा कि चिपकाने वाला कोई केमिकल बिटवीन द टू सेल पाया जाता है। गैप जंक्शन में क्या होता है कि सेल के बीच में आपस में गैप हो सकता है पाया जाए, लेकिन दोनों सेल कहीं ना कहीं आपस में एक इस तरह से जुड़ी हुई पाई जाती हैं कि उनके साइटोप्लाज्म एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं, साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होते हैं और दो नेबरिंग सेल के बीच में इस तरह की सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती हैं। ये जो साइटोप्लाज्म का कनेक्शन बनता है, ये कनेक्शन केवल गैप जंक्शन में दिखाई देगा, इसको गैप जंक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म आर कनेक्टेड इन नेबरिंग सेल, ये आपका हो जाएगा गैप जंक्शन। हालांकि प्लांट में ऐसे अगर कम्युनिकेशन पाए जाते हैं तो उनको प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, लेकिन वो प्लांट में बोलते हैं। एनिमल में उसको हम गैप जंक्शन बोलेंगे अगर इस तरह से कुछ कनेक्शन पाए जाते हैं। तो 3 तरह से नेबरिंग सेल एक दूसरे से जुड़ी हुई पाई जा सकती हैं, टाइट जंक्शन, एडरिंग जंक्शन या गैप जंक्शन। इनके तीनों के नाम याद कर लीजिएगा, कोई खास ऐसा टॉपिक है नहीं। इस तरह से आपका एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट होगा और नेक्स्ट जो टिश्यू हम शुरू करेंगे वो कनेक्टिव टिश्यू